हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्ज़ाम पॉइंट पर। फ्रेंड्स, हम लोग प्रश्नावली 3 का भी हल कर रहे हैं और इसके पहले वाली क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3 का भी क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्यूशन किए हैं और आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। यदि a बराबर 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0 तथा i कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए। तत्समक आव्यूह मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी इकाई आव्यूह जिसे हम कहते हैं। तो क्या सिद्ध करना है, i प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो हमें यहाँ दोनों पक्ष क्या लाना है, बराबर सिद्ध करना है। तो दोनों पक्ष कैसे बराबर होगा, हम दोनों पक्षों को हल कर लें और दोनों पक्ष बराबर आ जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए एक काम करते हैं, पहले हम इसी मान को लेते हैं, ये बड़ा है यानी कि राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करने से पहले यहाँ थोड़ा ये देखिए कि ये जो a का मान है वो tan के रूप में है और यहाँ जो है साइन और कास है, तो हमें हल करने में दिक्कत आ सकती है। तो एक काम करते हैं, इसको भी हम tan के रूप में कन्वर्ट कर लें। हमारे पास फार्मूला है कॉस अल्फा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये होता है फार्मूला। इसी तरह से साइन अल्फा का भी फार्मूला tan के रूप में है 2 tan अल्फा बाई 2 और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो ये फार्मूला होता है। अगर यहाँ cos 2 अल्फा होता बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा पूरे बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा हो जाता, लेकिन यहाँ 2 नहीं है तो एंगल के बटे में आएगा, ऐसा हर जगह रूल है। साइन 2 अल्फा होता तो 2 tan अल्फा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा हो जाता, लेकिन यहाँ 2 नहीं है तो एंगल के बटे में आ गया। ऐसे आप आसानी से फार्मूला को याद रख सकते हैं। तो अगर ये मान उठा के आप यहाँ रखोगे तो बहुत बड़ा दिखेगा। तो मान लीजिए, माना कि जो tan अल्फा बाई 2 है उसको हम t रख देते हैं, ठीक है। अगर आपने tan अल्फा बाई 2 को t रखा तो ये छोटा दिखने लगेगा। तो क्या हो जाएगा, cos अल्फा बराबर तब 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, इसकी जगह ये हो गया। और साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा तब 2t और बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो cos अल्फा की जगह ये हो गया, साइन अल्फा की जगह ये मान आ गया। अब इस मान को आप रखेंगे तो हमें छोटा दिखने लगेगा। तो चलिए देखते हैं, राइट हैंड साइड से शुरुआत करते हैं हम लोग। इतना मतलब निकाल लिए हैं जिससे आसानी से हो जाए। तो हम कौन सा पक्ष पहले लेंगे, राइट हैंड साइड। आप किसी भी पक्ष को पहले लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, i माइनस ए और इसके साथ गुणा में है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा यहाँ पर है और यहाँ पर साइन अल्फा फिर cos अल्फा। तो चलिए मान रखा जाए, i का मान है 1 0 0 1 क्योंकि कोटि 2 का है, माइनस a का मान ये है। तो अगर a का मान ये है तो 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 क्या रखोगे, t, तो यहाँ t हो गया। और उसके बाद tan अल्फा बाई 2 t यहाँ 0 और ये पूरा एक कोष्टक में है, जैसे यहाँ पर है मैंने मान रख दिया। और इसके साथ एक मैट्रिक्स गुणा में है, कौन सा, cos अल्फा। तो cos अल्फा का मान यहाँ पर क्या है, 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर जो साइन अल्फा है 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर और यहाँ पर माइनस साइन अल्फा तो माइनस 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। और यहाँ पर आप cos अल्फा है तो इसे रखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। तो हमने मान रख दिया और ये कोष्टक में है तो पहले कोष्टक वाले को हल करेंगे आप। तो चलिए 1 माइनस 0 1 होगा, 0 माइनस तो प्लस हो जाएगा ना t
उसके बाद 0 में से t माइनस करो तो माइनस टी, 1 माइनस 0 1, और इसका हमें गुणा करना है 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर से, और यहाँ पर माइनस 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, और दूसरा है पंक्ति 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, और वहाँ पर है 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। तो अब इसका गुणा आसानी से हो जाएगा। तो गुणा का जो रूल होता है वही अप्लाई होगा, कोई दूसरा रूल नहीं है। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो एक का जब इससे गुणा करेंगे तो वही रहेगा 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर बटे 1 प्लस टी का स्क्वायर। पहला पंक्ति का पहले स्तंभ में, अब पहला पंक्ति का दूसरे में करोगे तो एक का गुणा इससे करोगे तो वही रहेगा 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस इसका गुणा इससे करोगे। तो चलिए मैं गुणा कर दे रहा हूँ यहाँ पर। अगर आप गुणा करेंगे तो इसमें हो जाएगा t माइनस टी क्यूब, और बटे क्या रहेगा 1 प्लस टी स्क्वायर। हमने गुणा कर दिया हुआ है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, हमने पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में किया, फिर पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ। अब दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ लेना है आपको। तो चलिए इसका गुणा यानी कि दूसरे पंक्ति का पहले में करेंगे तो पहले का पहले से ही होगा, तो माइनस टी का करेंगे तो हो जाएगा माइनस टी माइनस प्लस टी क्यूब, और बटे यहाँ पर जो है वो तो लिखा ही रहेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और फिर इसका गुणा 1 से करेंगे तो हो जाएगा 2t बटे 1 प्लस टी का स्क्वायर। तो पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में हुआ, आप दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में हुआ तो दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ में। तो माइनस टी, अगर इसका गुणा इससे करेंगे तो हो जाएगा 2t स्क्वायर, और जो बटे में है वो लगा रहेगा 1 प्लस टी का स्क्वायर। तो दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में हो दूसरे स्तंभ में हो रहा है तो माइनस टी का गुणा अगर आप इससे करेंगे तो आएगा। अभी एक का गुणा इससे बाकी है तो प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी का स्क्वायर। तो हमने क्या किया कि अभी गुणा किया हुआ है, अब गुणा कर रहे हैं तो इसको सरल भी करेंगे। तो चलिए अब इसके बाद सरल किया जाए। तो इधर मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इसके बाद का इसके आगे से यहाँ हम लोग यहाँ देखेंगे क्वेश्चन, थोड़ा सा सॉल्यूशन आपको बड़ा दिखेगा। तो चलिए मैं इधर साफ कर दे रहा हूँ। तो इसके बाद देखिए यहाँ से मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। अब तो इन दोनों का जो हर है बराबर है, अगर हर बराबर है तो हम ऊपर सरल कर सकते हैं। तो हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर। तो अगर ये हर बराबर है तो डायरेक्ट घट भी सकता है, 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर क्या बचेगा टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाए, और नीचे क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर पहले से ही है। आगे बढ़ो, इनका भी हर बराबर है तो माइनस 2t प्लस टी, माइनस टी हो जाएगा माइनस टी, और बगल में कितना है माइनस टी क्यूब। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हो गया माइनस टी और माइनस टी क्यूब है, और बटे में क्या है 1 प्लस टी का स्क्वायर। नीचे आओ, इनका भी हर बराबर है तो माइनस टी प्लस 2t कितना हो जाएगा टी प्लस टी क्यूब, और बटे 1 प्लस टी का स्क्वायर। और आगे बढ़िए, वहाँ पर भी हर बराबर है तो 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर और प्लस 1, और पूरे बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यू आपस में तो सेम ही है, ये मतलब आपस में ही कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ बचा क्या है देखिए 1, और यहाँ से अगर हम माइनस टी कॉमन ले लें इसमें से, तो अगर आप माइनस टी कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या 1, और यहाँ प्लस, तो यहाँ आ जाएगा टी स्क्वायर। अगर आप माइनस टी कॉमन लेंगे तो यही होगा, गुणा करेंगे तो फिर वही आ जाएगा, और इसके बटे में क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पर भी टी कॉमन है तो आएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर, और बटे में क्या है 1 प्लस टी का स्क्वायर। और यहाँ पर एक बचा हुआ है
तो ये आपस में कटेगा, तो बचा क्या, 1 -1 1 1। तो अब इसके बाद का सॉल्यूशन इधर से देखिए, मैं इसको साफ कर दूं इसके आगे। तो चलिए देखिए, अब ये जो वैल्यू है यहाँ मैं आगे नोट कर रहा हूँ। तो 1 माइनस ये सब कट गया है, तो -t यहाँ पर बचा हुआ है, और उसके बाद यहाँ t, फिर यहाँ पर क्या है 1। ठीक है, तो ये कौन सा साइड आ गया है, राइट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ मान रख दें, तो चलिए मान रख ही देते हैं। तो 1 माइनस t को हमने माना क्या था, tan α/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan α/2। t है फिर वही आएगा tan α/2 और यहाँ पर 1। तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन। अभी लेफ्ट हैंड साइड बचा हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब i + a। अब इसके बाद हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, i + a। तो चलिए अब इनको हल करते हैं हम लोग। तो i का मान क्या रखेंगे आप, 1 0 0 1, और प्लस a का मान क्या रखा जाएगा, 0 - tan α/2 और tan α/2, फिर यहाँ पर क्या है 0। इनको आप जोड़िए, तो 1 + 0 1 ही रहेगा, 0 में इतना जोड़ेंगे तो वही रहेगा -tan α/2, और यहाँ 0 + tan α/2 तो बचेगा tan α/2, 1 + 0 क्या हो जाएगा 1। तो ये था राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन, और ये आ गया लेफ्ट हैंड सॉल्यूशन। तो देखिए दोनों साइड का जो सॉल्यूशन है वो सेम आया है, तो हम लिख सकते हैं अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो ये हो गया सिद्ध, तो हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आसानी से सिद्ध भी हो गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। यदि f(x) बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो सिद्ध कीजिए कि f(x) × fy = fx + y। यानी ये फंक्शन की तरह दिख रहा है, जैसे f(x) की वैल्यू ये दिया है, अगर हम fy या fx + y की वैल्यू निकालें तो जहाँ x है वो सभी मान आ जाएंगे। जैसे देखिए, अगर f(x) की वैल्यू ये है, तो हम एक काम करते हैं, fy की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो fy की जब वैल्यू आप निकालेंगे तो जहाँ x होगा वहाँ y आएगा, तो cos y sin y 0। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस sin y cos y 0 0 0 1। ठीक है ना, तो अगर f(x) का मान ये है तो fy का मान ये होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ y आएगा। ये फंक्शन का क्वेश्चन है। अगर यहाँ m निकालना होता तो जहाँ जहाँ x है वहाँ m आ जाता। ठीक उसी तरह से अगर f(x) का मान ये है तो fx + y का जब मान निकालोगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या आ जाएगा, x + y। तो अभी जब हम इसको सिद्ध करेंगे तो वहाँ दिखेगा आपको। तो चलिए एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में है f(x) × fy। तो चलिए पहले हम मान लिखते हैं। f(x) की वैल्यू क्या है, cos x sin y sin x है, 0 - sin x cos x 0 0 0 1। तो ये हो गया f(x) की वैल्यू,
और हमें एफ वाई की वैल्यू निकली है, तो यहाँ जाएगा कॉस वाई जो यहाँ पर है, कॉस वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। तो अब इनका हमें क्या करना है, गुणा, जैसे हम लोग सिंपल तरीके से गुणा करते हैं, पहला पंक्ति पहला स्तंभ। चलिए मैं गुणा कर दे रहा हूँ डायरेक्ट, आप लोग समझ लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा cos x cos y माइनस साइन x साइन y, 0 का 0 से क्या हो जाए 0, यानी पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में हमने गुणा किया है। अब पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में आप करेंगे तो हो जाएगा, इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस पहले ही लिख दो, cos x साइन y, फिर इसका गुणा इससे माइनस फिर आएगा साइन x cos y, फिर इसका गुणा जब उससे करेंगे आप तो cos s का 0 से 0 माइनस साइन s का 0 से 0, फिर 0 का 1 से 0, यानी कि टोटल वैल्यू आपको ऐड करने के बाद 0 ही मिलेगी, तो उसको हमने 0 लिख दिया है। ठीक है, अब दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो साइन x का cos y से करो तो हो जाएगा साइन x cos y प्लस cos x साइन y। दूसरा पंक्ति अभी 0 का है ना, तो यहाँ 0 हो जाएगा। दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ तो हो जाएगा माइनस साइन x साइन y प्लस cos x cos y। फिर दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, साइन s का 0 से 0 cos s का 0 से गुणा 0, 0 का गुणा 1 से गुणा 0, तो सभी को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 0, उसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। और चलो तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, 0 का गुणा cos y से 0, मतलब सभी में गुणा करेंगे 0 आएगा, तो हम हल करने के बाद 0 लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। ऐसे ही तीसरा पंक्ति 0 का गुणा माइनस साइन में से 0, फिर इसका 0, फिर इसका 0, कुल मिला जुला के 0 हो गया। अब ऐसे चलो 0 इसमें हो जाएगा, फिर 0, फिर 1 का गुणा 1 से करोगे तो लास्ट में 1 आपको मिलेगा, 0 प्लस 0 प्लस 1। अभी देखिए ये जो है फार्मूला है, किसका फार्मूला है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला होता है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस कॉस ए साइन बी। अगर कॉस ए प्लस बी है तो हो जाता है कॉस ए कॉस बी, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा साइन ए साइन बी। तो ये दोनों फार्मूला वहाँ यूज होने वाला, देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, 0 से कोई मतलब नहीं वहाँ पर, तो ये वाला फार्मूला दिख रहा है ना, यहाँ माइनस है तो प्लस का फार्मूला बनता है, तो हो जाएगा ये कॉस एक्स प्लस वाई। और यहाँ पर देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एंगल सेम होना चाहिए, जैसे ए की वैल्यू ए बी की वैल्यू बी होनी चाहिए, 0 से कोई मतलब नहीं है। साइन ए प्लस बी का फार्मूला देखिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ए बी बी, ठीक है ना। ऐसे यहाँ एक्स एक्स वाई वाई, तो ये साइन ए प्लस बी है तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ 0 है। आगे बढ़ो, इसमें से अगर आप माइनस कॉमन ले लें, इन दोनों में से अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो देखिए ऐसा दिखेगा आपको, कॉमन लेने के बाद यहाँ पर आपका रहेगा, हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। तो अब देखो ये बन गया ना, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो माइनस बाहर है, साइन ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई, बाकी आप ऐसे ही रहने दीजिए समझने के लिए। तो ये हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला बनेगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो हो गया कॉस ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई का, यहाँ 0 है, 0 0 1। अगर हम एफ एक्स बराबर इतना है, एफ वाई इतना लिख सकते हैं, तो एफ एक्स प्लस वाई को आप इतना भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया किसका मान, एफ एक्स प्लस वाई, और ये कौन सा पक्ष आ गया, राइट हैंड साइड। तो हम लिख सकते हैं इति सिद्धम, यानी सिद्ध हो गया, ठीक है ना। तो एक बार फिर समझ लीजिए, जैसे अगर एफ एक्स की वैल्यू दिया हुआ है तो एफ वाई निकाल लो, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वाई,
तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिया एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो जब आप वैल्यू रख देंगे तो आपको गुणा करना पड़ेगा। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, कास एस का कास वाई से कास एस कास वाई, माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये हो गया 0 का 0 से प्लस 0, कास एक्स माइनस साइन वाई, माइनस पहले दिए कास एक्स साइन वाई, फिर साइन माइनस साइन एक्स कास वाई। तो यहाँ पर हो गया आपका दूसरा पंक्ति था ये आपका, अच्छा मैंने बदला नहीं, बदल दिया था बीच में, तो माइनस साइन एक्स कास वाई हो जाएगा। फिर 0 का गुणा 0 से करेंगे तो उसको हमने ऐड ही नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, कास इसका 0 से 0, माइनस साइन एक्स का 0 से 0, 0 का 1 से 0, मतलब ऐड करोगे 0 मिल जाएगा। ऐसे ही हमने मतलब कि जब दूसरा पंक्ति लिया सभी स्तंभों में किया ही आया, तीसरा पंक्ति लिया सभी स्तंभों में किया दिया है, तो ये मान आपको मिलेगा। और ये मान किसका है, एफ एक्स प्लस वाई। तो ये आपका राइट हैंड साइड आ गया और ये सिद्धम यानी सिद्ध हो गया। तो इस फार्मूले की ज़रूरत थी इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है समझने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। रजनीश की दुकान में 20 दर्जन कमीजें हैं, कमीज यानी कपड़ा, 15 दर्जन पेंट हैं, 25 दर्जन मोजे हैं। यदि प्रति कमीज 50 रुपया, प्रति पेंट 90 रुपया तथा प्रति जोड़े का मूल्य 12 रुपया है, तो स्टॉक के सभी सामानों को बेचने पर रजनीश को कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो जैसे अगर हमारे पास 20 दर्जन कमीज हैं तो एक दर्जन में 12 वस्तुएं, तो अगर 20 दर्जन कमीज है तो कुल कितना कमीज हो जाएगा, 20 गुणे 12। तो एक काम करते हैं, यहाँ हम लिखते हैं स्टॉक में सामान की मात्रा, सामान की मात्रा, एक मैट्रिक्स बना लेते हैं ए बराबर, एक कमीज का है तो हो जाएगा 20 गुणे 12 कमीज, ठीक है। 15 दर्जन पेंट है तो कुल कितना पेंट, 15 गुणे 12। 25 दर्जन मोजे हैं तो 25 गुणे 12 मोजे हो गए आपके। तो अगर आप इन्हें हल करेंगे तो हो जाएगा कितना, 12 गुना 24, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर कितना होगा 180, फिर 25 का गुणा 12 में 300। तो ये आ गया एक मैट्रिक्स। ये स्टॉक में सामान की मात्रा है और वहाँ पर मूल्य का एक मैट्रिक्स और बनाएंगे। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग, प्रति सामान या प्रति वस्तु का मूल्य लिख लीजिए, प्रति वस्तु का मूल्य, उसको मान लेते हैं मैट्रिक्स बी। और इसे हम लोग जैसे 36 लिखे हैं तो इसे क्या लिखेंगे, स्तंभ में लिखेंगे ताकि हम गुणा कर सकें ना, या फिर आप इसे ही लिख लीजिए। चलिए काम करते हैं। तो यहाँ पर कितना मान दिया है, कमीज, पहले कमीज के लिए तो पहले यहाँ कमीज के लिए लिखेंगे कितना है, प्रति कमीज 50, तो यहाँ 50। और उसके बाद किसके लिए लिखा था हमने, पेंट के लिए, तो पेंट के लिए अब यहाँ लिखोगे आप कितना है 90 रुपया। उसके बाद किसके लिए था, मोजे के लिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 रुपया। अब हमें यहाँ लिखना है कुल रुपए, कुल रुपए कितने हो जाएंगे, देखिए इनका गुणा यानी कि ए का गुणा बी से करना होगा तभी मिलेगा, ए गुणे बी। तो ए का मान हमने यहाँ पर निकाला है तो कितना हो जाएगा 240, 180, 300 और इसका गुणा बी के साथ यहाँ पे 50, 90, 12, 50, 90, 12। तो चलिए एक पंक्ति एक स्तंभ में डायरेक्ट गुणा करो तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर 50 का गुणा 240 से, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 5 चौका 20, 2 हासिल, 5 दूनी 10 और 2 12, 1 0 यहाँ 1 0 वहाँ, ये हो गया 12,000। अब इसका गुणा इससे करो तो 9 8 कितना होता है 72, 7 हासिल, 9 कम 9 और 7 16 होगा ना। उसके बाद 2 0 बढ़ा दो, फिर अब इसका गुणा इससे करो, 12 3 कितना होता है 36 और 2 0। अब इन्हीं को आपको जोड़ना है तो चलिए हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जब आप यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ हम आसानी से जोड़ने के लिए नीचे लिख देते हैं, ठीक है। कितना है यहाँ पर 16 200 और फिर 3600, तो 0 0
6 और 2 कितना 8, 6 और 3 9 और 2 11, 1 हासिल, 1 1 2 1 3, यानी कितना हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 31,800 रुपया रजनीश को प्राप्त होंगे। अतः रजनीश को 31,800 रुपये प्राप्त होंगे। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए इसमें दो ही चीज़ें होंगी, एक मात्रा होगी और एक उस मात्रा का मूल्य जो है उसको हम अगर क्षैतिज में लिखेंगे तो मूल्य को स्तंभ में लिख दीजिए ताकि हम गुणा करके मान निकाल सकें। तो इसीलिए स्टॉक में समान की मात्रा की एक हमने मैट्रिक्स तैयार किया और आपको पता है कि 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, तो 20 दर्जन कमीजें हैं, तो कुल कितना कमीज हो जाएगा 20 गुणे 12। 15 दर्जन पेंट है तो कुल कितना पेंट 15 गुणे 12। फिर 25 दर्जन मोजे हैं, कुल कितना मोजा 25 गुणे 12, यानी इतना मोजा है, ये स्टॉक है। ठीक है, स्टॉक में सामान की मात्रा हो गई। प्रति वस्तु का मूल्य यानी प्रति कमीज का मूल्य, प्रति पेंट का मूल्य, प्रति मोजे का मूल्य, यहाँ हमने एक मैट्रिक्स तैयार किया और इसको स्तंभ में लिखा ताकि हम गुणा कर सकें। तो कुल रुपया अगर ज्ञात करना है तो इन दोनों मैट्रिक्स का आपको क्या करना होगा गुणा, तो जब आप गुणा कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है, कोष यानी धन है उसके पास या जमा है बैंक में ऐसा समझो, जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना चाहता है। भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना चाहता है। कितने 2। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को 2 प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज कितना 1800 और 2,000 हो। तो ध्यान दीजिए, हमें यहाँ 30,000 को 2 टुकड़ों में बांटना है। पहले टुकड़े पर 5% वार्षिक ब्याज और दूसरे टुकड़े पर 7% वार्षिक ब्याज लगाना है और ब्याज कितना कितना मिलेगा 1800 और 2,000। बहुत आसान है, एक काम करिए 30,000 को 2 टुकड़े में बांटना है तो ऐसे मान लीजिए, माना ये हम पहले वाले क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, माना पहला बांड बराबर x रुपया, ठीक है, और दूसरा बांड मान लेते हैं कितना बचेगा, जब पहला x है तो 30,000 माइनस x रुपया। ठीक है, अगर एक x होगा तो ये निकल जाएगा तो यही बचेगा ना दूसरा। तो x पर कितना % लगा रहा है वो 5% और दूसरे पर 7%। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो पहले में आप ये लिख लीजिए कि पहला बांड x रुपये का है और दूसरा बांड 30,000 माइनस x और गुणा कर दीजिए 5% और 7% से, तो ब्याज कितना मिलेगा 1800। ठीक है ना, तो आप इन्हें अब हल करेंगे तो कितना मिलेगा, तो इन्हें थोड़ा और आगे हल करो। x 30,000 माइनस x 5% है तो कितना हो जाएगा 5/100, 7% है तो 7/100 और बराबर 1800। तो अगर हम क्या करें, ये पहला पंक्ति है पहला स्तंभ, तो गुणा करेंगे तभी तो पता चलेगा। तो इसके आगे का सॉल्यूशन देखिए आप, x का गुणा इससे आप करेंगे तो हो जाएगा 5/100 x। अब इसका गुणा इससे करना है प्लस, तो जब इसका गुणा इससे करेंगे तो हो जाएगा 30,000 माइनस x और बटे में कितना है 100 और ये जो 7 लगा है ये लगा रहेगा आपका। ठीक, गुणे कितना है 7, तो इसका गुणा हमने कर लिया और ऐड कर दिया और बराबर यहाँ पर कितना है 1800। अब हमें यहाँ से x का मान निकालना। देखिए इन दोनों का एलसीएम यानी हर बराबर है ना, तो ऊपर जोड़ सकते हैं आप डायरेक्ट 5x प्लस 7 का गुणा करो 7 त्रिक 21, 1 2 3 4 और माइनस कितना हो जाएगा 7x और पूरे बटे 100 ये हो गया और बराबर
1800, तो 100 का गुणा उधर हो जाएगा, तो 5x में से ये 7x चला जाएगा, तो कितना बचेगा -2x, ठीक है ना। उसके बाद प्लस कितना है 2,10,000 और बटे में 100 जो है उधर चला जाएगा, तो 1800 और 2 0 और आ जाएगा। तो हमें इसका मान निकालना है, तो इसको आप उधर कर लो, इसको इधर, तो चलो हो जाएगा 2,10,000 माइनस 1,80,000 बराबर, ये उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x प्लस बन जाएगा। तो चलिए इसे हमें घटाना है, तो ये 2,10,000 या 280 समझो, और ये कितना है 1,80,000 यानी 180, तो घटा दोगे तो 30,000 मिलेगा आपको, और बराबर कितना है 2x कट गया 15,000, यानी x बराबर कितना आ गया 15,000। तो हमने पहला बांड कितने का माना है x का, तो यानी 15,000 रुपया, ठीक है। और दूसरा बांड 30,000 माइनस x, यानी कि जब यहाँ x रखोगे 15,000 तो दूसरा बांड भी कितना होगा 15,000 का ही होगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं अतः पहला बांड बराबर x बराबर कितना 15,000 रुपये का, और दूसरा बांड भी बता दीजिए, दूसरा बांड कितने का हो जाएगा बराबर हमारे पास है 30,000 माइनस x, यानी कि 30,000 माइनस कितना 15,000, तो आएगा कितना 15,000। तो ये हो गया आपका पहला बांड 15,000 और दूसरा बांड 15,000, यानी कि दोनों बांड को हम 15,000 निवेश करेंगे, तो पहले पर जब 5% मिलेगा और दूसरे पर 7%, तो टोटल हमें वार्षिक ब्याज मिल जाएगा 1,800 रुपये का। तो जैसे 1,800 ब्याज मिला है, वैसे हम 2,000 भी लेकर के मान निकाल सकते हैं कि अगर 2,000 वार्षिक ब्याज मिलेगा तो पहला बांड कितने का होना चाहिए और दूसरा बांड कितने का होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ये पहला था। इसी को अब हम दूसरा सॉल्व करेंगे। ये 34 में पहला जब ब्याज 1,800 का था तो पहला बांड 15,000, दूसरा बांड 15,000 होना चाहिए। अगर ब्याज कितना हो जाए 2,000, तब देखते हैं कितना आएगा। तो आप देख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अब मैं इसको चेंज करके इसके आगे सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ चेंज कर दे रहा हूँ और ये सॉल्यूशन आपका बी हो जाएगा। तब यहाँ से यहीं पे आपको बदलना है, बाकी सब चीज़ें बदलेंगी नहीं। तो यहाँ पर आपका गुणा भी वही रहेगा, तो इसको हम बदल दें यहाँ पर। यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको बदल देते हैं, या फिर यहाँ से आप पूरा देख लीजिए। तो हमारे पास कितना है यहाँ पर 2,000। अब ये सॉल्यूशन किसका है, बी का, यहाँ बी लिख दीजिए 2,000, और यहाँ भी कितना रहेगा 2,000। तो बाकी सब चीज़ें बदलेंगी नहीं। अब यहाँ पर भी 2,000, ये सब गुणा हो चुका है, तो घटाएंगे -2x और प्लस 2,10,000। तो उसके बाद ये हो जाएगा 2,000 यहाँ है, 2 0 और आ जाएगा, यानी कितना हो गया 2 लाख। तो अब चलिए 95, इसको आप उधर ले जाओ। तो आप इधर ले आइए और इसको उधर, प्लस 2,10,000 और फिर माइनस 2 लाख और बराबर 2x प्लस में हो जाएगा। तो अब एक काम करिए, घटाना है ना आपको, तो आप घटा दीजिए। तो ये 21 है और ये 20 है, तो 21 में से 20 गए 1, और 1 2 3 4 और बराबर कितना है 2x। तो काट देंगे तो 5,000 आएगा, यानी x बराबर कितना होगा 5,000। तो अगर x का मान 5,000 है तो पहला बांड x है, तो हम इसे थोड़ा सा बदल दें। तो देखिए पहला बांड x यानी कितना 5,000 रुपये का होना चाहिए, और दूसरा बांड 30,000 माइनस 5,000 यानी कितने का
25,000 का होना चाहिए रुपया, ठीक है। तो x का मान 5,000 रखोगे 25,000, यानी जब अगर वार्षिक ब्याज 2,000 मिलेगा तो पहला बांड कितने का जमा करना चाहिए इसे, 5,000 रुपये का, और दूसरा बांड उसे 25,000 का जमा करना चाहिए, जिससे उसका वार्षिक ब्याज कितना मिलेगा, 2,000 रुपया मिलेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 और इस एक्सरसाइज का यानी प्रश्नावली 3 के बी का सबसे अंतिम प्रश्न है। किसी स्कूल के पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आया था, यानी कि ये 35 है, 33 वाला ऐसा क्वेश्चन बोला था, वहाँ दर्जन वाला आया था। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपये, 60 रुपये तथा 40 रुपये प्रति पुस्तक है। प्रति पुस्तक का मूल्य दिया है, तो लेकिन ये जो वस्तु है वो हमें दर्जन में दिया है, तो उसको भी हम प्रति किताब में बदल सकते हैं। या 10 दर्जन में कितने रसायन विज्ञान की किताब होंगे, 10 × 12 120 किताब होंगी रसायन विज्ञान की। 8 दर्जन भौतिक विज्ञान है तो 8 × 12 12 × 96 भौतिक विज्ञान किताब है, तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं तो 10 × 12 120 किताब अर्थशास्त्र की हैं। एक दर्जन में 12 वस्तु होता है, तो हमने कुल किताब की संख्या निकाल ली। आगे बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। बहुत ही सिंपल है, एक काम करिए, किताब की कुल मात्रा, किताब की कुल मात्रा को हम लोग एक आव्यूह में लिख लेते हैं। पहले रसायन है तो 10, दर्जन है तो 12 हो जाएगा। फिर भौतिक विज्ञान है 8 × 12, 10 दर्जन अर्थशास्त्र 10 × 12। तो अगर आप इसे हल करते हैं 120, 96, 120, तो ये आ गया किताब की कुल संख्या। अब क्या करते हैं, प्रति किताब का मूल्य दिया हुआ है, प्रति किताब का मूल्य। तो प्रति किताब का मूल्य कितना है उसको आप भी बी में सेट कर लीजिए। पहले जैसे आप अगर क्या लिखें रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान का पहले लिखेंगे, रसायन विज्ञान का क्रमशः 80 दिया है, फिर भौतिक विज्ञान का 60 लिखा है, उसके बाद 40 रुपये अर्थशास्त्र का। तो क्रम से आप लिखेंगे तो ये अभी भी हो गया। अब हमें धनराशि निकालनी होगी, यानी कुल धनराशि जो हमें प्राप्त होगा। तो चलिए, एक ए ये है अव्यूह, दूसरा अभी भी, यानी ए का गुणा बी से करना है। तो ए का मान 120, 96, 120, 120, 96, 120 और इसका गुणा बी से करो, 80, 60, 40। तो चलिए गुणा करते हैं। पंक्ति का गुणा स्तंभ में 12 × 96, डबल 0 हो जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें करो, 36, 54 और 3, 57, 1 0 हो गया। तो 9 का गुणा 6 का गुणा इससे करेंगे 36, 3 हासिल, 54 और 3, 57, 1 0 बढ़ गया। 12 चौका कितना हो गया, 48 और 2 × 0। चलिए इनको जोड़ लेते हैं हम लोग। तो 57, 60, 48, 100, 0, 6, 7, 6, 13, 8, 21, उसके बाद 2 हासिल, 6, 5, 11, 9, 20, यानी कि हमें कितना मिल जाएगा, 20,160 रुपया। तो अगर पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान है, एक दर्जन में 12 वस्तु होता है, तो बताओ रसायन विज्ञान की किताबें कितनी हो जाएंगी, 120। 8 दर्जन भौतिक विज्ञान है तो 96 किताब है भौतिक विज्ञान का। 10 दर्जन अर्थशास्त्र की हैं तो ये हो जाएगा 120 किताब। तो प्रति किताब का मूल्य भी है 80 रुपये प्रति किताब रसायन विज्ञान का है, 60 रुपये प्रति किताब भौतिक विज्ञान का है, 40 रुपये प्रति किताब अर्थशास्त्र का है। तो टोटल मूल्य निकालने के लिए हमें इन दोनों का क्या करना होगा, गुणा। और ये कौन सा नियम है, आव्यूह के बीजगणित प्रयोग द्वारा। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, 35। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज अब आपका पूरी तरह से समाप्त हुआ।
तो इसमें जो क्वेश्चन थे बहुत ढेर सारे थे, यानी 35 तक दिया है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन थे उसमें भी आपका 4-5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दिया है, इसीलिए आपका ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। अगर आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और अच्छा होगा और क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जब आपका अगला क्लास चलेगा तो उसमें आपका जैसे परिवर्त अवयव क्या होता है, उसका जो गुणधर्म है उसके बारे में हमने जो बताया हुआ है, आप लेक्चर नंबर 4 देखिएगा, वहाँ पर बहुत से डिफिनीशन हमने बताए हैं, परिवर्त अवयव क्या होता है और परिवर्त अवयव के क्या गुणधर्म होते हैं, इन सब के बारे में हमने बताया हुआ है। तो अगली क्लास में हम लोग उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने डिफिनीशन तो पहले ही पढ़ लिया है। फिलहाल जब शुरू करेंगे तो हम लोग 2 मिनट के लिए समझेंगे, रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वहाँ पर। और क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होगा अगर आपको रूल अच्छे से पता हो तो रूल बताने के बाद 2 मिनट, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आपका एक्सरसाइज 3B या प्रश्नावली 3 का भी पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अब अगली क्लास में मिलेंगे। आज का वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।